हाय हेलो एवरीवन। सो पूना वाला फिनकॉर्प पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट बहुत खराब आए थे कंपनी के। एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑफ कोर्स एक तरीके से शॉक दिया था मैनेजमेंट ने मार्केट को। कंपनी के एनपीए जो पहले 0.5% तक इंप्रूव हो गए थे, सडनली हमने Q2 में देखा कि 2% से भी ज्यादा का ग्रॉस एनपीए आया कंपनी का। एसटीपीएल जो इनका प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रोविजनिंग करी कंपनी ने। मैनेजमेंट का कहना था कि उसमें काफी ज्यादा एनपीए देखने को मिला हमको, एंड अराउंड 666 करोड़ का प्रोविजनिंग करना पड़ा मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से पूनावाला ऑन एन एवरेज क्वार्टरली 330 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करता था। इस क्वार्टर में इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग की वजह से ऑलमोस्ट 470 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट करा। सो ऑफ कोर्स मार्केट ने भी स्टॉक को पनिश किया। उसके बाद रिजल्ट काफी खराब थे, एक तरीके का शॉकिंग था ये इन्वेस्टर्स के लिए भी। नाउ अब हमको देखना है कि मैनेजमेंट आगे का कैसा गाइडेंस दे रहा है। ये जो एसटीपीएल प्रोडक्ट है, इसमें उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या और फर्दर प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर एनपीए और ज्यादा बढ़ सकते हैं किसी और प्रोडक्ट से। दूसरा पार्ट क्या है कि जो उनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है रिसेंट क्वार्टर्स में, एचडीएफसी बैंक से जो मैनेजमेंट आई है, सो उनका एक विजन उन्होंने शेयर किया था लास्ट क्वार्टर में कि पूना वाला को वो अगले कुछ ईयर्स के अंदर इंडिया का एक एक बहुत बड़ा एनबीएफसी बनाना चाहते हैं, एक टॉप प्लेयर बनाना चाहते हैं, लाइक बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम जैसे लेवल का उसको क्रिएट करना चाहते हैं। सो उसके लिए ऑफकोर्स उनको ये 3-4 प्रोडक्ट से हटके और ज्यादा प्रोडक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, न्यू बिजनेस लाइंस ऐड करनी पड़ेगी, फिजिकल प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस पे कैसा आउटलुक है, कितना एक्सपेंस आ सकता है, एंड ओवरऑल कैसा ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी रहेगा, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड उससे हमको समझ में आएगा ऑफकोर्स कि आगे का कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बिजनेस से। सो इनका कॉन कॉल अगर हम देखें, जो न्यू मैनेजमेंट है, जो न्यू सीईओ हैं अरविंद कपिल जी, इनका कहना है कि ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स अब हमको हो चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हुए। एंड जो हमने लास्ट क्वार्टर में जो एक अपना विजन शेयर किया था, वापस से हम उसी को सेम रिट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर हम इस बिजनेस को 5 to 6 टाइम ग्रोथ करना चाहते हैं इसके एयूएम के अंदर। मतलब आज अगर आप पूना वाला का लोन बुक का साइज देखोगे, सो अराउंड 28,000 करोड़ का लोन बुक है पूना वाला फिनकॉप का। मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर इसको 5 to 6 टाइम लेके जाना चाहते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1.4 लाख करोड़ से 1.7 लाख करोड़ तक कंपनी टारगेट कर रही है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर। नाउ अब मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट क्वार्टर में हमने टाइमलाइन दिया था 5 to 6 ईयर्स का, बट अब हमको एक क्वार्टर हो चुका है, एंड जो चीजें हमको असेस करनी थी वो हमने कर लिया हमारे पार्ट पे। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि ये जो गाइडेंस है वो हम अगले 5 ईयर्स के अंदर ही अचीव कर लेंगे। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर बेसिकली कंपनी कह रही है कि अपने लोन बुक को हम 5 to 6 टाइम तक लेके जाना चाहते हैं। तो ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने बेसिकली बहुत सॉलिड दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि जितनी भी चीजें हमने असेस करी है उसमें हमको क्लियरली समझ में आता है कि इंडिया का जो रिटेल मैक्रो है, उसको वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, उसको हम टैप करने को देख रहे हैं। इनका कहना है कि ऑलमोस्ट 400 मिलियन क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं मार्केट में, जिसमें से 50% से ज्यादा कस्टमर जो हैं वो अंडर सर्व्ड है। मतलब 40 करोड़ के आसपास टोटल कस्टमर्स है जिनको आप लोन दे सकते हो, जिनकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है। लेकिन उस 40 करोड़ में से ऑलमोस्ट 50% कस्टमर्स ऐसे हैं जो अंडर सर्व्ड है, जिनको जितना लोन का रिक्वायरमेंट है वो कंपनी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो वो बेसिकली पूना वाला का टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जहां पे कंपनी टारगेट करेगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, नए बिजनेसेस लॉन्च करेंगे, नए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बिल्ड करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ में आपको अपने कलेक्शन वाले पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा लास्ट कुछ मंथ्स में, कुछ वीक्स में चल रहा है, जो इनकी एग्जिस्टिंग टीम थी, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे पूना वाला फिनकॉप के, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज ने अभी कंपनी को रिजाइन किया है, शिफ्ट किया है उन्होंने, और कुछ नए एम्प्लॉयज ने इनको ज्वाइन किया है जो एचडीएफसी बैंक में ही जॉब करते थे, एचडीएफसी बैंक से ही बिलोंग करते थे। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ऑलमोस्ट 95% जो एम्प्लॉयज हम चाहते थे जिस जिस लेवल पे, उनमें से 95 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन कर लिया है पूना वाला फिनकॉप को। कुछ एक दो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो रिसेंटली अभी ज्वाइन करने का एक्सपेक्टेशन है। सो इससे हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मतलब अगर आप इनकी मैनेजमेंट टीम देखोगे, तो ऑलमोस्ट ये एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, बंधन बैंक, इन सारे बड़े बड़े बैंक से लेकर के आए हैं अपनी मैनेजमेंट टीम को, एंड सबको ऑन एन एवरेज 25 से 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। किसी ने क्रेडिट वाले पार्ट पे काम किया है, किसी ने कलेक्शन वाले पार्ट पे काम किया है, किसी ने अंडर राइटिंग पार्ट पे काम किया है, किसी ने कंप्लायंस वाले पार्ट पे काम किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये टीम जो है, ये इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी बड़ी बैंक के एनबीएफसी से कंपेयर करोगे, उस लेवल की मैनेजमेंट टीम हमने क्रिएट करी है लास्ट कुछ वीक्स के अंदर।
नाउ अब इनका फोकस है न्यू बिजनेसेस के ऊपर। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि 4 बिजनेसेस पूनावाला फिनकॉर्प के पास एग्जिस्टिंग है, जिसमें पहला आता है आपका पर्सनल लोन, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, फिर आपका आता है बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देन आपका कार लोन, यूज्ड कार लोन जो कंपनी प्रोवाइड करती है। सो ये 3-4 कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे। लास्ट क्वार्टर में इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि हम 4 न्यू बिजनेस लाइन ऐड करने को देख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब मैनेजमेंट कह रही है कि जिस तरीके की हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सो उसको देखते हुए हम 2 बिजनेस लाइन और ऐड करेंगे। यानी पहले टारगेट था कि 4 बिजनेसेस से 8 बिजनेसेस तक हम जाएंगे। अब इनका टारगेट है कि 4 बिजनेसेस से 10 बिजनेसेस तक हम पहुंचेंगे, यानी 6 ओवरऑल न्यू बिजनेस लाइन कंपनी ऐड करने का प्लान कर रही है। बिकॉज उसका टारगेट, उसका उसका रैशनल क्या है? इनका कहना है कि जो ब्रॉडर मार्केट है इंडिया को, उसको केटर करने करने के बजाय हमारा प्लान ये है कि जहां पे पूनावाला की एग्जिस्टिंग प्रेजेंस है, उन माइक्रो मार्केट पे फोकस किया जाए, वहां पे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जाए। एंड एक तो पूनावाला फिनकॉर्प का जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो सेगमेंट है, उसमें ऑलरेडी अंडर राइटिंग स्ट्रांग है, क्योंकि ये कंपनी एमएसएमईज को लोन देती है। कुछ एडिशनल प्रोडक्ट जो कंपनी ऐड करेगी, वहां पे ये इस स्किल को ये लेवरेज करेंगे उस प्रोडक्ट्स के लिए। प्लस कंपनी कह रही है कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफरिंग होगी, तो हमारा क्रॉस सेल रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाएगा, हमारा कस्टमर पर यील्ड इंप्रूव हो जाएगा, एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आएगा तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको एग्जांपल से समझो, तो इनका सबसे पहला इंप्रूवमेंट क्या होगा? कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा। जैसे एंजल वन को हम देखते हैं, एंजल वन ने अपना पूरा जो डिजिटल मॉडल जो क्रिएट किया है, उसको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिला है कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो गया कस्टमर्स का। बिकॉज पहले वो एक कस्टमर को एक्वायर करता था, सिर्फ एक ब्रोकिंग प्रोडक्ट था, एफ एंड ओ में काम करेगा कस्टमर, उसका ब्रोकरेज आएगा, देन कुछ टाइम के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको जाके नया कस्टमर लेकर के आना पड़ेगा। तो वो वाला मॉडल बहुत हाई कॉस्ट मॉडल था, बिकॉज किसी भी बिजनेस में सबसे हाई कॉस्ट आपका क्या होता है? कस्टमर को एक्वायर करना, ऑनबोर्ड करना, जब आप फर्स्ट टाइम कस्टमर को लेकर के आते हो। एंड अगर आपका कस्टमर लूज करता है, यानी आपका प्रोडक्ट वो छोड़ के चला गया, प्लेटफॉर्म छोड़ के चला गया, तो वो सबसे बड़ा लॉस है एक बिजनेस के लिए। तो एंजल वन ने उसको केटर करने के लिए क्या किया? अपना सारा इन्वेस्टमेंट, सारा एनर्जी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लगाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी, प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, और वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर करना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे आप देखोगे तो वो एक फिनटेक मॉडल की तरफ बनता जा रहा है। क्यों? बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा कस्टमर को, तो उसके पास रीजन नहीं रहेगा कि वो मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ करके जाए। मुझे ब्रोकिंग पे फोकस नहीं करना है, मुझे कस्टमर के रिटेंशन पे फोकस करना है। तो जितना ज्यादा टेन्योर बढ़ेगा कस्टमर का, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो ब्रोकिंग के साथ में मेरे पास म्यूचुअल फंड कर सकता है, एसआईपी कर सकता है, इंश्योरेंस कर सकता है, लोन वाले प्रोडक्ट्स ले सकता है। तो इससे क्या होगा? एक कस्टमर से मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मुझे ज्यादा कस्टमर्स नहीं चाहिए, मैं एक ही कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। सबसे पहला एडवांटेज, सिमिलरली पूना वाला भी क्या इसमें टारगेट कर रहा है कि उनका कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? आपका कस्टमर पर यील्ड इंप्रूव हो जाएगा। वो कैसे होगा? बिकॉज आप एक कस्टमर को आज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपका यील्ड कितना होता है? 10-11% फॉर एग्जांपल आप चार्ज कर रहे हो। सेम कस्टमर को जब आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा और उसको आप प्राइम पर्सनल लोन भी ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे आप 12-13% चार्ज कर सकते हो। तो आपका ओवरऑल यील्ड जो है एक कस्टमर से, वो इंप्रूव हो गया। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपका कम यील्ड था, पर्सनल लोन में आपका यील्ड ज्यादा बढ़ गया, वहां पे आपका ओवरऑल यील्ड इंप्रूव हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या होगा? कि आपका एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। बिकॉज एक कस्टमर को आप अनसिक्योर लोन दे रहे हो, उसी कस्टमर को आप सिक्योर लोन भी दे रहे हो, तो आपका ओवरऑल रिस्क जो है वो बैलेंस हो गया। ये 3-4 चीजें कंपनी जो है वो टारगेट कर रही है अपने इस न्यू बिजनेस लाइन से, बिकॉज इससे ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे बिजनेस में ग्रोथ भी आएगा, मार्जिन भी इंप्रूव होगा, कॉस्ट भी कम होगा, प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा आपको, एंड आप बड़े लेवल पे स्केल अप कर सकते हो बिजनेस को। बिकॉज वही पॉइंट है कि अगर आपको टॉप प्लेयर्स के साथ में कंपीट करना है, ये 3-4 प्रोडक्ट्स के साथ में आप नहीं कर सकते। उसी फोकस के साथ में मैनेजमेंट जो है वो ये 6 न्यू बिजनेस लाइन ऐड कर रहा है। अब इसमें 4 बिजनेसेस तो ऑलरेडी थे, 4 बिजनेसेस इन्होंने बता दिए थे कि ये प्राइम पर्सनल लाइन लोन ऐड करेंगे, शॉपकीपर लोन ऐड करेंगे, कंज्यूमर लोन ऐड करेंगे। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि 2 और नए बिजनेस लाइन हम ऐड करने वाले हैं। उसमें पहला है हमारा गोल्ड लोन, एंड दूसरा है आपका एजुकेशन लोन। ये 2 और नए बिजनेस कंपनी ऐड करने का प्लान कर रही है। एंड ये सारे बिजनेसेस, मतलब ये 4 एग्जिस्टिंग बिजनेसेस तो चल रहे हैं, प्लस जो न्यू 6 बिजनेसेस हैं, उस पे मैनेजमेंट कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। इन सबको हम लाइव कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। अब सबसे पहला अगर आप इनका ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला बिजनेस देखो, तो मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में क्या बोला था
कि मेन फोकस हमारा रहेगा कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर, कस्टमर बेस हमको बहुत बड़ा बनाना है। अगर आप बजाज फाइनेंस का थोड़ा बहुत रिजल्ट ट्रैक करते हो, सो वो जो कंपनी है वो आज भी हर एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 20-30% से अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करती जा रही है। बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, स्टिल उसको 20-30% से इंक्रीज करती जा रही है, बिकॉज उनको पता है कि जितना बड़ा मेरा बेस होगा, जितना बड़ा मेरे पास कस्टमर का साइज होगा, उतना ज्यादा मैं उसको मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी कस्टमर्स को लोन देना है तो आपका रिजेक्शन रेट भी ज्यादा होगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर बेस आपका इंक्रीज हो। तो पूना वाला फिनकॉर्प ने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला प्रोडक्ट है इनका, वो इनको अलाउ करेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करते जाए। तो कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे इंडिया में ऑन एन एवरेज 8 लाख करोड़ का सेल होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का। इसमें से सिर्फ 30% जो है वो फाइनेंस होता है, बाकी का 70% जो है उसके लिए कोई फाइनेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है। प्लस दूसरा पॉइंट कंपनी कह रही है कि 30% सिर्फ फाइनेंस हो रहा है, और ये 30% वाला जो पार्ट है वो 25% से ग्रो हो रहा है। मतलब अंडर पेनेट्रेशन भी है, लेकिन डिमांड भी बहुत है और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। सो सिर्फ 30% जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आपकी फाइनेंसिंग होती है उसमें ग्रोथ है 25% का। प्लस इसको अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर देखोगे तो वहां पे ये जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग का, वो 35% पे ग्रो कर रहा है। तो कंपनी कह रही है कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है हमको। तो पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि यहाँ पे हम अर्ली सैलरी कस्टमर्स को एक्वायर करें। क्यों करना है अर्ली सैलरी कस्टमर्स को एक्वायर? बिकॉज उन कस्टमर्स को जब आप ऑनबोर्ड करोगे जिन्होंने जस्ट अभी अपनी अर्निंग शुरू करी है, अपना करियर शुरू किया है, जॉब शुरू किया है, तो उनके पास जो अर्निंग लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। एंड एक बार आपका प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोडक्ट वगैरह सेटअप हो गया और आपने कस्टमर को अर्ली ऑनबोर्ड कर दिया, तो बहुत हाई चांस है कि अपने लाइफ टाइम में अगर आपको उसको कोई भी और नया प्रोडक्ट चाहिए होगा, लेट्स से इंश्योरेंस चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, या कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, कार लोन चाहिए, सो बहुत हाई चांस है कि वो अगेन पूना वाला फिनकॉर्प को ही कांटेक्ट करेगा उसके लिए। तो अगेन आपका उससे पर कस्टमर जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इनका टारगेट है। दूसरा प्रोडक्ट है जो कंपनी टारगेट कर रही है शॉपकीपर लोन्स का। सो इनका कहना है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 13 मिलियन किराना स्टोर्स हैं, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। इसमें से 3 मिलियन जो है वो मास रिटेलर्स एंड फैमिली स्टोर्स हैं, मतलब जो बड़े रिटेल शॉप्स होते हैं, 3 मिलियन के आसपास हैं वो। और उनका एवरेज टर्नओवर जो है वो 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ के बीच में होता है। मतलब उनका टर्नओवर साइज इंक्रीज हो गया, तो अगर टर्नओवर साइज इंक्रीज हो गया तो उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया। एंड अगर उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो उसका मतलब वो एक रीजनेबल कस्टमर बन गया मेरे लिए, जिसको मैं लोन ऑफर कर सकता हूं। बिकॉज अगर मैं वैसे कस्टमर को लोन दूंगा शॉपकीपर वाले बिजनेस में जिसका टर्नओवर लेट्स से 2 लाख 3 लाख का है, तो वो मेरे लिए रिस्की ज्यादा हो गया। सो अगर एवरेज उनका टर्नओवर 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, तो वो एक बिल्कुल फेयर एवरेज टिकट साइज बन जाता है मेरे लिए। एंड वहां पे अगर आप पेनेट्रेशन देखोगे तो फॉर्मल फाइनेंसिंग का 20% से भी कम का पेनेट्रेशन है। मतलब मोस्टली ये कस्टमर जो लोन लेते हैं वो जो आपके लोकल फाइनेंसर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे कंपनी लोन ये कस्टमर्स लोन लेते हैं जो अनऑर्गेनाइज लेंडर्स हैं। तो ये भी अगेन एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। प्लस इसको कंपनी डिजिटल मॉडल के थ्रू, मतलब फिजिकल के साथ में डिजिटल मॉडल के थ्रू प्ले करेगी। एंड ये जो मैनेजमेंट है, जो अरविंद कपिल जी जो हैं, जो पूना वाला फिनकॉर्प के सीईओ हैं, इन्होंने एचडीएफसी बैंक में इस प्रोडक्ट को बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है ऑलरेडी। सो इनका कहना है कि हमारे पास में ये स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है जो हमने वहां किया है, जस्ट हमको सेम वो यहाँ पे रेप्लीकेट करना है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंपनी का गोल्ड लोन का। सो गोल्ड लोन पे कंपनी कह रही है कि ये एक बहुत सेफेस्ट कोलैटरल प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकली अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात करें, रूरल सेक्टर्स की बात करें, टीयर 2 टीयर 3 ज्योग्राफीज में, सो गोल्ड लोन का मार्केट कंपनी कह रही है कि 7 लाख करोड़ के आसपास है। एंड इसमें इनका टारगेट रहेगा कि मिड लो टिकट साइज पे ये प्ले करे, मतलब टीयर 2 टीयर 3 ज्योग्राफीज के अंदर, जहां पे 40 से 50% पूरा गोल्ड लोन का मार्केट स्टैंड करता है। और इसके लिए ये स्पेसिफिकली ब्रांच वगैरह ओपन करेंगे गोल्ड लोन के। सो गोल्ड लोन के जब आप ब्रांचेस ओपन करते हो तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपको वहां पे चाहिए होते हैं। जैसे जहां पे आप गोल्ड स्टोर कर रहे हो वहां पे सिक्योरिटी वगैरह पे आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। थोड़ी सी डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ती है, प्लस एडिशनल फिजिकल सिक्योरिटी आपको रखना पड़ता है। देन स्पेसिफिकली एक अलग से स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ता है। सो ये कंप्लायंस पार्ट उसका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है गोल्ड लोन ब्रांचेस के लिए। लेकिन पूना वाला की मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि उसका ब्रेक इवन जल्दी हम अचीव कर लेंगे, बिकॉज गोल्ड लोन के जो ब्रांचेस होंगे वो हमको कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमारे अदर कोर बिजनेसेस के अंदर भी। मतलब गोल्ड लोन का जो कस्टमर आया
उसको गोल्ड लोन तो हम सर्व कर ही रहे हैं, लेकिन अगेन जो हमारे मेन फोकस प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम उसको क्रॉस सेल करेंगे, जिससे हमारा ब्रेक इवन जल्दी अचीव होगा। मैनेजमेंट कह रही है कि ऑलमोस्ट 12 टू 15 मंथ्स के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि इन ब्रांचेस में हम ब्रेक इवन अचीव करें। देन इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्राइम पर्सनल लोन का। सो प्राइम पर्सनल लोन ऑफ कोर्स आप मतलब देखोगे कि हर एक कंपनी आज के टाइम पे पर्सनल लोन दे रही है, फिनटेक कंपनी दे रही है, एनबीएफसी दे रही है, बैंक दे रही है। लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का ये मार्केट है, जो 26% से ग्रो हो रहा है वाई वाई लेवल पे। एंड हमारा जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एचडीएफसी बैंक में, जो इन्होंने प्राइम पर्सनल लोन मैनेज किया है, उसमें हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अभी भी इस सेक्टर में जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जिनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अभी भी अंडर सर्व्ड है। सो मैनेजमेंट उनको टारगेट करेगा, उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेगा। आई मीन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में। मतलब कितनी सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की मैनेजमेंट को हम सुनते हैं, नुवामा, मोतीलाल, वेलफर्स्ट की, उन्होंने टियर 2 टियर 3 सिटीज में ब्रांच वगैरह ओपन किए हैं। एंड वहां पे भी जो डिमांड है एचएनआई से, अल्ट्रा एचएनआई से, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट इंक्रीमेंटल ग्रोथ इनका उन सिटीज से ही आ रहा है। सो वही पूना वाला फिनकॉर्प भी कह रही है कि टियर 2 टियर 3 सिटी में टॉप क्वालिटी क्रेडिट क्वालिटी कस्टमर्स हैं, लेकिन वो अभी भी अंडर सर्व्ड है, तो उनको हम ये प्राइम पर्सनल लोन ऑफर करेंगे। टिकट साइज जहां पे 3 लाख से स्टार्ट होगा। सो एवरेज टिकट साइज इनका 3 लाख या उससे ज्यादा का रहेगा इसमें। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट कंपनी प्लान कर रही है यूज्ड कमर्शियल व्हीकल का। सो यूज कमर्शियल व्हीकल पे कंपनी कह रही है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 11 मिलियन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जिसका जो पूरे लाइफ साइकिल में 2 to 3 ऑनर्स उसके चेंज होते हैं। मतलब पहले वो मैंने लिया, मैं फर्स्ट बायर हो गया, देन मेरे से किसी ने सेकंड हैंड में लिया, देन उससे किसी ने लिया। तो 2 to 3 ऑनर्स होते हैं ऑन एन एवरेज एक कमर्शियल व्हीकल के। इनमें से 40% जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो प्राइम लैंडिंग में आते हैं। 5 to 10 ईयर का उनका एवरेज विंटेज रहता है, लेकिन उसकी जो फंडिंग की पेनेट्रेशन है वो 40% से भी कम है, यानी उसके लिए फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगेन जो हमने रिटको लॉजिस्टिक के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जो ट्रक्स अप वाला वो जो ऐप लेके आए हैं, उसमें वो भी ये फाइनेंसिंग वाला ऑप्शन स्टार्ट करेंगे जो स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए। सो पूना वाला फिनकॉर्प कह रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को लोन देने का एक्सपीरियंस है, उनका अंडर राइटिंग करने का एक्सपीरियंस है, तो उसको हम लेवरेज करेंगे, यूज करेंगे इस वाले बिजनेस के अंदर। और टारगेट कस्टमर्स इनके इसमें होंगे जो स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर्स होते हैं एंड जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, वो उनके टारगेट कस्टमर्स होंगे। और एक और जो नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है वो है एजुकेशन लोन वाला। सो कंपनी कह रही है कि एजुकेशन लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है हमारे लिए अगर पूना वाला को हमको एक हाउस होल्ड ब्रांड बनाना है। सो वो हमारा फोकस है। ऑलमोस्ट 17% पे ये प्रोडक्ट वाई लेवल पे ग्रो कर रहा है। 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका एयूएम साइज है। मोस्टली जो इस सेगमेंट में लोन दिया जाता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि इंक्रीमेंटली हम एक ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं कि इंटरनेशनल की बियॉन्ड डोमेस्टिकली भी काफी डिमांड आ रही है एजुकेशन लोन के लिए। सो इसको भी हम कैटर करेंगे जो हमारे ओवरऑल बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगा एंड आपका जो रेवेन्यू साइज है वो इंक्रीज होगा इससे। सो ये 6 न्यू बिजनेसेस कंपनी लॉन्च करने वाली है। अगले 4 to 6 क्वार्टर्स में इसके लिए ऑफकोर्स आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अगले 1.5 साल में कंपनी का प्लान है कि जो टोटल प्रोडक्ट साइज कंपनी का आज 4 है उसको ये इंक्रीज करके 10 करेंगे। नाउ जब आप न्यू बिजनेसेस लॉन्च करोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो कंपनी का कहना है कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमारा जाएगा ब्रांचेस के ऊपर। आज ऑलमोस्ट 101 ब्रांचेस है कंपनी की। मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर के अंदर हम 400 ब्रांचेस और ओपन करेंगे, यानी टोटल ब्रांचेस आपके 500 हो जाएंगे। सो आपका ये जो 400 ब्रांचेस कंपनी ओपन करेगी ये सारे गोल्ड लोन के ब्रांचेस होंगे। तो इसमें इनिशियल कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी, लेकिन क्योंकि कंपनी इसमें अदर बिजनेसेस को क्रॉस सेल करेगी, अपसेल करेगा, तो इसका ब्रेक इवन ये 12 to 15 मंथ्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स के अंदर। दूसरा पार्ट कलेक्शन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने यस बैंक से एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को हायर किया है जिनको 29-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। सो ये क्या कर रहे हैं कि एडवांस एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कलेक्शन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया है, पोर्टफोलियो सेगमेंटेशन किया है। पोर्टफोलियो सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि लोन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैंने एक तरीके से ग्रुप बना दिया कि ये अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स हो गए मेरे। दूसरा काम कंपनी ने क्या किया है कि रिस्क कैटेगराइजेशन स्कोर कार्ड इन्होंने डेवलप किया है। मतलब ये हो गया कि हर जैसे यूग्रो कैपिटल का हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कुछ स्कोर कार्ड बनाए हुए हैं हर एक कस्टमर के लिए, ए से लेके ई तक का स्कोर कार्ड वो यूज करते हैं। ए स्टैंड करता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें रिस्क कम है। ई स्टैंड करता है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है।
सो वैसा इन्होंने भी स्कोर कार्ड डेवलप किया है, जिसमें कस्टमर का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड ये चेक करते हैं कि कब कब लोन की एप्लीकेशन उसने करी है, कितने टाइम उसका लोन रिजेक्ट हुआ है, कितने टाइम उसको लोन मिला है, जब लोन मिला है तो उसका बिहेवियर कैसा रहा है। ये सारी चीजें असेस करने के बाद कंपनी ने ये स्कोर कार्ड रेडी किया है। तीसरा कंपनी ने क्या किया है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डेटा को इंटीग्रेट करके इन्होंने कस्टमर का लाइफ साइकिल जो है उसके उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल का मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी कस्टमर ने मेरे से लोन लिया हुआ है पास्ट में, लेकिन पास्ट में जो उसने लोन लिया उसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्या उसने कोई ईएमआई वगैरह मिस करी थी तो उससे उससे पहले का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड था, क्या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया था, कुछ कुछ परचेजिंग वगैरह करी थी, एंड मेरे साथ में उसने और किन किन बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया हुआ था। तो ये सारी चीजें कंपनी असेस कर रही है। इनका कहना है कि 60 डेज, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें बिल्ड कर दी हुई है सिस्टम में, एल्गोरिदम हम बिल्ड कर रहे हैं अब, और दिसंबर में ये सारे मॉडल जो हैं उसको हम लाइव कर देंगे। नेक्स्ट कंपनी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो बेसिकली ये एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं अपने एजेंट्स वगैरह के लिए, जो लोन कलेक्शन के लिए यूज करेंगे, जिसमें यूपीआई हो गया आपका, बार कोड स्कैनर हो गया आपका, ये सारे फैसिलिटी रहेंगे लोन कलेक्ट करने का। प्लस इसके साथ में कंपनी और क्या कर रही है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एआई वगैरह ये यूज कर रहे हैं। देन जो कस्टमर का बिहेवियरल डेटा है उसको लेवरेज कर रहे हैं, उसको भी यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरनल डेटा एक्सटर्नल डेटा तो हो गया, क्रेडिट ब्यूरो का डेटा भी आपने यूज कर लिया। इसके बियॉन्ड जाके कंपनी क्या कर रही है कि जो अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका कितने का है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस में आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका पेमेंट साइकिल कैसा रहता है, मतलब जो यूटिलिटी पेमेंट्स आप करते हो, आप रेंट पे करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, वाटर बिल पे करते हो, सो उसमें कैसी कंसिस्टेंसी रहती है, क्या वहां पे कोई पेमेंट आप मिस करते हो, आपका ई कॉमर्स साइट पे अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो वहां पे कैसा बिहेवियर है, कितनी फ्रीक्वेंट परचेजिंग कर रहे हो। सो बहुत मतलब माइनर से माइनर डिटेल कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है बाहर के सोर्सेज से, सो दैट इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग हो पाए, डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग हो पाए। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि इन सारी चीजों से हमारा जो ये प्रिडिक्टिव डिसीजन है कि एक कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है, ये डिसीजन मेकिंग हमारा 10 to 20% और स्ट्रांग हो जाएगा कंपेयर टू मार्केट, जिसमें हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 20 से 30 बेसिस पॉइंट तक इंप्रूव हो पाएगा। सो ये सारा चीजें कंपनी प्लानिंग कर रहा है। प्लस डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट, कि मतलब कस्टमर का इंगेजमेंट बढ़ाना, उसका इंटरेक्शन बढ़ाना, जिससे आपका क्रॉस सेल वगैरह और ज्यादा इंक्रीज हो। सो ये सारी चीजें कंपनी प्लान कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप नए बिजनेस ऐड कर रहे हो, कलेक्शन पार्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा कर रहे हो, तो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो उसको देखते हुए मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स के लिए 50 करोड़ का एडिशनल ऑपरेशनल एक्सपेंस हमको लगता है कि हमारे बिजनेस में आएगा, यानी हर एक क्वार्टर में 50 करोड़ का एडिशनल ऑपरेशन एक्सपेंस कंपनी का आएगा। अगर आप इनका ऑन एन एवरेज क्वार्टरली प्रॉफिट देखो तो 300 से 330 करोड़ का इनका क्वार्टरली प्रॉफिट रहता है, उसमें 50 करोड़ कंपनी एडिशनल ओपेक्स करेगी, ऑपरेशन एक्सपेंस आएगा ये सारे ब्रांच वगैरह के ऊपर। सो मतलब अपने क्वार्टरली प्रॉफिट का 15 to 20% ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटल एक्सपेंस बढ़ने वाला है पूना वाला फिनकॉर्प का। इस क्वार्टर में ऑलरेडी 71 करोड़ का किया था, अब Q3 से अगले 6 क्वार्टर्स तक ये चीज और कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो वो अब हमको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के। देन इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इनका जो एसटीपीएल प्रोडक्ट है उसमें तो ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन जो बिजनेस लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है उसमें 50% एंड 65% का ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमारा जो प्राइसिंग है वो भी इंप्रूव हुआ है 25 to 30 बेसिस पॉइंट से। देन कंपनी कह रही है कि एसटीपीएल प्रोडक्ट को हमने अच्छे से असेस किया, उसका रिस्क वगैरह चेक किया। सो फर्स्ट 40 डेज में ही हमने आपको बता दिया कि था कि उसमें कुछ हमको प्रॉब्लम लग रहा है, उसको हम रीअसेस करेंगे, वो चीज हमने कंप्लीट करी है। एंड उसका रिस्क को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने उसका जो फ्रेश डिसबर्समेंट है, जो कंपनी एक मंथ में एसटीपीएल का जो फ्रेश लोन देती है उसको 1/5 कर दिया है। मतलब क्या, लेट्स से अगर पहले कंपनी एक मंथ में 100 रुपीज का लोन देती थी एसटीपीएल प्रोडक्ट के अंदर, अब उसको कंपनी ने कम करके 20 रुपीज पे कर दिया। सो उसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, काफी ज्यादा कंट्रोल लगाया है कंपनी ने, बिकॉज उसमें और चीजें अभी ये असेस कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि 20-25 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है इस मैनेजमेंट का एचडीएफसी बैंक के साथ में।
सो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत प्रूडेंटली हम रिस्क को मैनेज करते हैं। हमारा प्रेफरेंस रहता है कि बैलेंस शीट हमारा बहुत स्ट्रांग रहे, मतलब फाइनेंशियली जो कंपनी की पोजीशन है, लिक्विडिटी जो पोजीशन है वो हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए, सो दैट कल को कोई भी अनफोर्सिन इवेंट आए, कोई भी एनपीए का इशू आए, बिजनेस उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। तो उसी को देखते हुए एसटीपीएल प्रोडक्ट में जो हमको इशू लगा, उसके अगेंस्ट में हमने 666 करोड़ का एग्रेसिव प्रोविजनिंग किया। मतलब इनका कहना है कि आप बोलने को बोल सकते हो कि हमने अपफ्रंट ये प्रोविजनिंग कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा हमने एग्रेसिव ये प्रोविजनिंग किया, लेकिन हमको ये ठीक लगा बिकॉज हमारा ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि रिस्क को हम बहुत अच्छे से असेस करते हैं, रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये वन टाइम हिट लिया इस पूरे बुक के ऊपर। इनका कहना है कि अब बिजनेस यहाँ से रेडी है, अपने जो न्यू 6 बिजनेसेस आएंगे और मल्टी ईयर जो ग्रोथ आएगी उसको आगे फॉलो करने के लिए। देन कंपनी का कहना है कि इसके साथ में ऑफकोर्स हमारा वन टाइम ओपेक्स भी लगा 71 करोड़ का, जिससे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे आया कंपनी का। देन अगर आप इनका एयूएम का मिक्स देखोगे, सो एमएसएमई फाइनेंस कंपनी का 33% है, 28% इनका कंज्यूमर फाइनेंस और पर्सनल लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 19% है, एंड आपका जो सेकंड हैंड कार लोन कंपनी देती है वो 15% के आसपास है। ऑलमोस्ट 51% जो पूना वाला फिनकॉप का है वो सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन अभी भी 49% है इनका। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि ग्रॉस एनपी अगेन इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, 2.1% के आसपास चला गया, और सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो एसटीपीएल प्रोडक्ट से आया इनका। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्चुअली कंपनी का इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में, ये काफी अच्छा पार्ट है। लास्ट क्वार्टर में इनका 8.16% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था, अभी वो इंप्रूव होकर के 8.10% पे आया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि अपने जो हमारा जो बोरोइंग है उसको काफी अच्छे से हम मैनेज कर रहे हैं। इनकी जो टोटल बोरोइंग है उसमें से 71% जो बोरोइंग है इनकी वो वेरिएबल रेट पे है, और बाकी का जो फिक्स्ड रेट पे है वो इनका आई थिंक शॉर्ट टेन्योर के लिए। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि कल को चल के अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो हमको हमारे बोरोइंग वाले साइड पे बेनिफिट मिलेगा, मतलब हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कम जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंप्रूव होगा तो नेचुरली आपका निम जो है, मार्जिन जो है उसमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देन लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में इन्होंने इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी थी उसको सेल आउट किया था। सो उससे जो इनको फंड मिला था उसका भी इन्होंने कंटीजेंसी प्रोविजनिंग वगैरह क्रिएट किया था। तो कंपनी कह रही है कि ऑलमोस्ट 259 करोड़ का जो प्रोविजनिंग है वो उस वाले बुक से है, लेकिन उसके बाद भी एसटीपीएल में हमको और बड़ा प्रॉब्लम लगा, सो हमने ये 660 करोड़ का और एडिशनल प्रोविजनिंग किया इस क्वार्टर में। अब अगर आप न्यू बिजनेसेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब एक तरीके से आप बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हो, पहले पूरा डिजिटल था, अब इसको फिजिकल वाले पे पार्ट पे आप लेकर के जा रहे हो, नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हो। सो एम्प्लॉय पार्ट से भी कई बार चैलेंज आता है कि जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो एक तरीके से रेसिस्ट करते हैं इस चेंज को लेकर के, लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा हमको हमारे बिजनेस में अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ में इस चैलेंज को ले रहे हैं जो कंपनी जो मैनेजमेंट सेट कर रही है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के लिए, एंड वो आपको नंबर्स में भी दिखता है बिकॉज हमारा बिजनेस लोन, हमारा जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इसमें 50% 65% की ग्रोथ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जो एसटीपीएल वाला प्रोडक्ट है उसमें डिसबर्समेंट हमने 1/5 कर दिया अपना, उसके बाद भी जो हमारा टोटल एयूएम है वो 5% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये आपको दिखाता है कि एम्प्लॉय कितने अच्छे से इस चैलेंज को ले रहे हैं। प्लस दूसरा पार्ट कंपनी क्या कह रही है कि ये जो 6 बिजनेसेस हम बिल्ड कर रहे हैं ये न्यू बिजनेसेस हैं, सो इनके लिए न्यू एम्प्लॉयज को हम लेकर के आ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो पुराने जो 4 प्रोडक्ट है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी बिजनेसेस के लिए हम नए एम्प्लॉयज को लेकर के आ रहे हैं, तो वहां से ओवरऑल काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन जो इनका पर्सनल लोन प्राइम वाला जो प्रोडक्ट है उसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिसबर्समेंट स्टार्ट हो गया है, ऑन एन एवरेज 50 से 70 करोड़ के आसपास पर मंथ कंपनी उसमें डिसबर्स कर रही है, एंड आने वाले क्वार्टर्स में इसको ये और तेजी से ग्रो करने को देख रहे हैं। देन एसटीपीएल वाला जो इनका प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉब्लम आया है, तो 6800 करोड़ का ये टोटल बुक है, इसमें से 5400 करोड़ का जो बुक था इनका उसमें मैनेजमेंट को मेनली उसमें रिस्क वगैरह असेस करना था कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, बिकॉज वो पहले का पार्ट था, न्यू मैनेजमेंट के आने से पहले का उसमें लोन दिया हुआ था। तो कंपनी कह रही कि उसमें हमने सारा क्रॉस चेक वगैरह कर लिया है, अपने पार्ट पे ऑल दो हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे ग्रो करेंगे, अभी इसका डिसबर्समेंट इतना ही रहेगा। सो पहले कंपनी मंथली बेसिस पे 1000 से 1200 करोड़ का लोन डिसबर्स करती थी अपने एसटीपीएल प्रोडक्ट के ऊपर, अब ये 200 करोड़ के आसपास डिसबर्स कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 60 टू 90 डेज में, यानी 2 से 3 महीने के अंदर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इस वाले प्रोडक्ट को स्केल अप करेंगे। तब तक के लिए जो बिजनेस को ग्रोथ चाहिए 30-40% का, वो बाकी प्रोडक्ट से आएगा, इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, वहां से इनका ग्रोथ आएगा।
देन 50 करोड़ का कॉस्ट कंपनी कह रहा है कि हर क्वार्टर में रहेगा नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स के लिए। तो टोटल अगर आप देखो तो 300 करोड़ के आसपास का एडिशनल एक्सपेंस हो गया मैनेजमेंट के लिए। कंपनी का कहना है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो 400 न्यू ब्रांचेस हम लेकर के आएंगे उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगा हमारा। प्लस हमारा डिजिटल पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उसमें जब हम ये फिजिकल स्ट्रेंथ ऐड कर देंगे तो आप देखोगे कि बिजनेस के आने वाले क्वार्टर्स में जो ग्रोथ है उसमें उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। प्लस जितने भी नए बिजनेसेस हम ऐड कर रहे हैं, ये जो 6 न्यू बिजनेस हम ऐड कर रहे हैं, इन सब में हम हाई आरओए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हाई आरओए एक्सपेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स इनिशियल थोड़ा सा एक्सपेंस रहेगा, लेकिन आगे चल के इसमें हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी कंपनी का कंफर्टेबल लेवल पे है, 2.2 2.3 का डेट टू इक्विटी है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी हम अपने लेवरेज लेवल को और इंक्रीज कर सकते हैं, तो फ्रेश इक्विटी रेज करने का कोई अभी रिक्वायरमेंट हमको लगता नहीं है। देन इस क्वार्टर में जो इस तरीके का हमने शॉक देखा है, सो अगेन पॉइंट क्या बनता है कि क्या ये दोबारा से रिपीट हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में? तो मैनेजमेंट कह रहा है कि ऐसा हमको नहीं लगता है, बिकॉज जो चीजें रिक्वायरमेंट थी करने की वो हमने कर दी है ऑलरेडी। हर एक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया अच्छे से, एंड जहां पे हमको लगा प्रोविजनिंग बढ़ानी चाहिए हमने वो बढ़ाया। बिकॉज जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमको सिर्फ बोलना नहीं है, वो करके दिखाना है। वही रीजन है कि इतना एग्रेसिव प्रोविजनिंग हमने किया। अब जितने भी लोन हम फ्रेश लोन डिसबर्स कर रहे हैं वो न्यू रिस्क फ्रेमवर्क के अंडर कर रहे हैं। सो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरीके का शॉक दोबारा से हम किसी क्वार्टर में रिपीट करेंगे। इनफैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में आप देखोगे कि ग्रोथ और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, एंड बिजनेस में एक प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी आने वाले सालों में। देन कंपनी का कहना है कि जो मैनेजमेंट है, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक से आए हैं, सो हमारे डीएनए में रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रांग तरीके से है। ऐसा नहीं है कि अब हमने एनबीएफसी को ज्वाइन कर लिया तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। वही सेम फिलॉसफी हम फॉलो करेंगे। रिस्क को मैनेज करना हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा, देन ऑफ कोर्स उसके साथ में बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाना है, ग्रोथ करना है। देन कंपनी कह रही है कि जो गोल्ड लोन है वो भी मेन कोर प्रोडक्ट रहेगा हमारे लिए, बिकॉज उसमें हमारा साइज अभी बहुत छोटा है और मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, तो उसमें हम अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। एक हाई आरओए प्रोडक्ट बनेगा हमारे लिए। लास्टली कंपनी का कहना है कि ये जो 50 करोड़ का जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, मतलब इनिशियली ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से जो ग्रोथ आएगी, सेकंड ईयर से एयूएम में ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी, थर्ड ईयर से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी, तो वो ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहेगी। मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट क्वार्टर में जो हमने गाइडेंस दिया था आपको कि थर्ड ईयर से प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी ग्रोथ देखेंगे हम, हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि उससे भी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी और बेटर ग्रोथ आएगी हमारे हमारे बिजनेस के अंदर थर्ड ईयर के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए फर्स्ट 4-6 क्वार्टर्स में हमको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो वो कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स तक करेगी। तो ये पूरा कॉनकॉल एनालिसिस था पूना वाला फिनकॉर्प का। मतलब रिजल्ट तो ऑफ कोर्स खराब है। एक पार्ट इनका पॉजिटिव ये समझ में आता है कि जो एसटीपीएल वाले प्रोडक्ट को लेके कंसर्न था, मैनेजमेंट का कहना है कि वो वन टाइम था, वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। जो उनको रिस्क लगा उस वाले प्रोडक्ट में उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है। सो और फर्दर एडिशनल प्रोविजनिंग करने का उनको रिक्वायरमेंट लगता नहीं है। लेकिन अगेन पॉइंट वहां पे वही आता है जो हमने रिजल्ट में भी इनके डिस्कस किया था कि जब इन्होंने Q2 का बिजनेस अपडेट रिलीज किया था कि 40% से इनका लोन बुक ग्रो हुआ है। सो अगर मैनेजमेंट उस टाइम पे इस तरीके का जो उनको रिस्क लग रहा था अगर वो शेयर करते मार्केट के साथ में या इन्वेस्टर्स के साथ में, तो एक थोड़ा सा बेटर ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन कर सकते थे। या फिर इवन दो लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में जब मैनेजमेंट ने बोला कि एसटीपीएल प्रोडक्ट में उनको एक बार रीअसेस करना है बिकॉज इसमें क्रेडिट अंडर राइटिंग उनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है, वहां पे भी इस तरीके का कोई उन्होंने हिंट नहीं दिया कि इसमें इतना बड़ा एनपीए का प्रॉब्लम कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। सो वो दो चीज थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लम लगता है। ऑल दो मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में इस प्रोडक्ट से वो कोई इंक्रीमेंटल प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट अगर मैं इसको एक्सक्लूड भी कर दूं, स्टिल मुझे पता है कि इस बिजनेस में नेक्स्ट 4-5-6 क्वार्टर्स के अंदर एडिशनल ओपेक्स आने वाला है। 50 करोड़ का एडिशनल ओपेक्स आएगा। ऑलरेडी आपका जो पैट है 330 करोड़ का, उस पे ये 15-20% का एक एडिशनल ओपेक्स जो आएगा वो आपके पैट को जरूर इंपैक्ट करेगा। सो ये सारी चीजें देख करके थोड़ी सी अनक्लैरिटी जरूर लगती है बिजनेस को देख करके, स्पेशली जब हमारे पास और अदर ऑप्शंस हैं। आई मीन एनबीएफसी में हमने एसबीएफसी को डिस्कस किया है जो एक बेटर प्ले लगता है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है जिसने ग्रोथ जरूर कम किया है लेकिन स्टिल उसका भी ऐसा कोई एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है। आप यूग्रो कैपिटल को देख सकते हो, अगेन 30-35% पे ग्रो कर रहा है। हाउसिंग फाइनेंस में अच्छे 2-3 ऑप्शंस है। सो जब हमारे पास ऑलरेडी पूरे स्पेस में अच्छे बेटर ऑप्शंस हैं, तो ऐसे प्लेयर पे जहां पे थोड़ी सी अनक्लैरिटी है अगले क्वार्टर्स में किस लेवल तक कॉस्ट बढ़ेगा, कंपनी के ये जो न्यू 6 बिजनेसेस हैं
ये अच्छी बात है कि बिजनेस को बड़े लेवल पे स्केल अप करने के लिए कंपनी ये नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कब तक रहेगा, एडिशनल कॉस्ट कितना देखना पड़ेगा, एंड हु नो जब तक ये बिजनेस इनका एग्जीक्यूट हो तब तक अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो गया एंड आपका दोबारा से एनपीए का प्रॉब्लम हो गया, सो अनक्लैरिटी बहुत ज्यादा लगती है ऐसे बिजनेसेस में। तो इस बेटर की जहां पे हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। अगर इनका ये एग्जीक्यूशन ठीक रहा और इन्होंने वो सारे प्रोडक्ट्स को सही से एग्जीक्यूट कर दिया, तब तो ऑफ कोर्स एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता है नेक्स्ट 1-2 ईयर के बाद में। तो इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे बिजनेस का कैसा प्रोग्रेस चलता है। बट और ऑप्शंस बेटर हैं मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपके जो डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।